हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाओं को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से जैसे कि आपका चंबल नदी घाटी परियोजना हो गई, नर्मदा नदी घाटी परियोजना हो गई, फिर सोन नदी पर जो आपकी बाण सागर परियोजना है, बेतवा नदी पर, ऐसी पर हम परियोजनाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो। ठीक है, जैसे कि इन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता का विकास करना है, साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी करना है, साथ ही मत्स्य पालन भी हो जाएगा, पर्यटन का विकास हो जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के बहुत सारे उद्देश्य जब किसी परियोजना के होते हैं तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम देते हैं। और इसी बहुउद्देशीय परियोजना के आधार पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा भी दी है। तो दोस्तों, तो इन नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मतलब कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है। उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो है चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, यह जो परियोजना है इसका प्रारंभ भी पहली पंचवर्षीय योजना में इसका प्लान तैयार कर लिया गया था, और प्लान तैयार करने के उपरांत ही पहली पंचवर्षीय योजना में भी इसका कार्य जो है प्रारंभ कर दिया गया। ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, और लगभग 1953-54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। तो बात उठती ये है कि चंबल नदी घाटी में ही पहली परियोजना क्यों स्थापित की गई? क्योंकि दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश में वर्षा क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये मतलब कि निम्न वर्षा का क्षेत्र है, जहां पर लगभग 60 से लेकर 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में मतलब कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कम वर्षा का क्षेत्र है ये। तो इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए ही चंबल नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया, और साथ ही सिंचाई सुविधा का विकास करना और लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ही यह परियोजना शुरू की गई। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है, तो इस परियोजना को संपूर्ण 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण के अंतर्गत आपका हम बात करेंगे गांधी सागर, और यहाँ पर है कोटा बैराज, इसका निर्माण किया गया। फिर द्वितीय चरण में आपका राणा प्रताप सागर, और तीसरे चरण में आपका जवाहर सागर निर्मित किए गए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं इस चित्र में कि यहाँ पर बना हुआ क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी चंबल नदी घाटी परियोजना, तो उसके अंतर्गत आपको पता है कि जो चंबल नदी पर निर्मित है यह घाटी परियोजना, तो चंबल नदी का उद्गम जो कि महू से होता है जानापाव। ठीक है, इसके बाद यह जो है तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ इटावा में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जो है चंबल नदी मिल जाती है। तो यहाँ सबसे पहले यह देखना है कि इस नदी में, चंबल नदी में कौन कौन से डैम बनाने प्रस्तावित हुए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये जो डैम बना हुआ है इसका नाम हुआ गांधी सागर। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा डैम बना हुआ है, ये है आपका राणा प्रताप सागर डैम। इसके बाद है तीसरा, ये है आपका जवाहर सागर, और उसके बाद ये जो आकृति बनी हुई है छोटा सा, ये है आपका कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज एक्चुअली ये सिंचाई अवरोधक डैम है एक प्रकार का, मतलब कि यहाँ पर पानी को रोक करके और फिर आगे जो है नहरों को निकाला गया, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सिंचाई सुविधा पहुंचाई गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो पहला चरण था इस चंबल नदी घाटी परियोजना का, उसके अंतर्गत गांधी सागर बांध और आपका कोटा बैराज ये निर्मित किए गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले गांधी सागर की, तो गांधी सागर जो कि इसका प्रारंभ हमने पढ़ा कि शिलान्यास तो 1953-54 में ही हो गया था। तो गांधी सागर जो डैम था हमारा बांध है वो 1960 में बन करके तैयार हो गया। तो गांधी सागर बांध बनाया कहां पर गया? तो ये है आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक भानपुरा तहसील है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं।
भानपुरा तहसील में ही इस डैम को बनाया गया। इस डैम की जो लंबाई थी दोस्तों वो है 514 मीटर। यह डैम लंबा है, साथ ही 64 मीटर ऊंचा भी है। ठीक है, और इसमें 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित करने का भी प्रावधान रखा गया। इसके बाद मैं बात करूं कि गांधी सागर डैम से ही लगभग इसमें 23 मेगावाट के 5 विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हुई 115 मेगावाट। कहने का मतलब कि गांधी सागर डैम से जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 115 मेगावाट रखी गई। इसके बाद इसी प्रथम चरण में ही गांधी सागर के उपरांत आपका ये कोटा बैराज ये भी निर्मित किया गया। अब मैंने बात की तो कोटा बैराज एक जल अवरोधक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो नहरें दिखाई देंगी। एक का नाम यह है बाई नहर और दूसरी का नाम रखा गया दाई ओर की नहर। ठीक है, बाई नहर जो थी वो उसको अंबाह शाखा कहा गया और जो दाई नहर थी उसको मुरैना शाखा कहा गया। मुरैना शाखा का मतलब है कि इस शाखा के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिलों को सिंचाई सुविधा पहुंचाना था, जबकि अंबाह शाखा के अंतर्गत राजस्थान के जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना था। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी प्रथम चरण की। अब मैं बात करता हूं कि द्वितीय चरण के अंतर्गत राणा सागर डैम का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका जो निर्माण पूरा हुआ वो 1970 में कंप्लीट हो गया। जो राणा सागर है वो है कहां पर, तो मैं बताऊं आपको कि ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा एक स्थान है, वहां पर इसको निर्मित किया गया। इसकी जो कुल भूमि, जो सिंचित भूमि का लक्ष्य रखा गया इस डैम के माध्यम से, वो है आपका 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया। और राणा प्रताप सागर में ही आपकी 4 विद्युत इकाइयां लगाई गई, जो कि प्रत्येक विद्युत इकाइयां 43 मेगावाट की थी। ठीक है, 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां यहां पर लगाई गई और इन चारों इकाइयों से कुल कितनी विद्युत उत्पादन किया गया 172 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, तो 172 मेगावाट राणा प्रताप सागर से। अब मैं बात करता हूं जो तीसरा डैम है आपका जवाहर सागर, तो ये है कहां पर, ये कहां स्थापित किया गया, तो ये भी राजस्थान के कोटा जिला में, वहां पर एक ग्राम है बोराबास ग्राम में स्थापित किया गया, राजस्थान के कोटा जिला में। और इसके अंतर्गत जवाहर सागर के अंतर्गत लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत 3 इकाइयां विद्युत इकाइयां स्थापित की गई और प्रत्येक विद्युत इकाई से 33 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अगर कुल की बात करूं तो जवाहर सागर से आपकी 99 मेगावाट विद्युत जो है उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो वर्तमान समय पर अगर मैं बात करूं कि जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, उस परियोजना के अंतर्गत क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो अगर इस परियोजना का जितना भी लागत है वो आधा कौन वहन करेगा, मध्य प्रदेश सरकार, और आधा वहन करेगी आपकी राजस्थान सरकार। तो जैसे इन तीनों डैम से गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर से कुल कितनी विद्युत उत्पादन हुआ, अगर मैं यहां पर देखूं तो 115 मेगावाट गांधी सागर से, 170 राणा प्रताप सागर से और 99 जो है जवाहर सागर से, तो कुल विद्युत उत्पादन हुआ 386 मेगावाट। तो इसका भी आधा आधा जो है दोनों राज्यों में बांट दिया जाएगा। तो 386 मेगावाट में 193 मेगावाट जो है एमपी को मिलेगा और 193 मेगावाट आपका राजस्थान को दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रत्येक से आप इसका आधा आधा कर दें तो आधा राजस्थान को, आधा एमपी को। सेम यहां से भी आप इसका 2 भाग कर दें तो आधा एमपी को, आधा राजस्थान को, और सेम ऐसा ही जवाहर सागर से भी। तो दोस्तों ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका जो लक्ष्य था, जिसका जो उद्देश्य था वो था इन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, साथ ही पेयजल की व्यवस्था करना, और साथ ही साथ यह हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी पहली जल विद्युत परियोजना है जिसका प्रारंभ जो है पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया, मतलब कि जिसका प्रारंभ बहुत जल्दी किया भी गया और बहुत जल्दी इसका काम जो है समाप्त भी कर दिया गया। तो फैक्ट यहाँ पर यह बनता है कि हमारे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी, तो दोस्तों वो नदी है आपकी कौन सी, चंबल नदी। अगर पूछा गया कि चंबल नदी पर पहला डैम कौन सा बना, तो वो है आपका गांधी सागर डैम। ठीक है, गांधी सागर जो कि है आपके भानपुरा मंदसौर जिले में। तो
तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारियां इसी मैप में मैंने फिल कर दी हैं कि आपको कहीं किसी चीज की ढूंढने की दिक्कत ना हो। तो यही है हमारी चंबल नदी घाटी परियोजना। और इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना नर्मदा के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं चंबल नदी घाटी के पश्चात अब है आपका नर्मदा नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों हमें पता है कि जो नर्मदा है वो एक अंतरराज्यीय नदी है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होते हुए ये गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो नर्मदा बेसिन है, नर्मदा बेसिन के अंतर्गत वैसे तो ये जो नदी है ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, लेकिन नर्मदा बेसिन के अंतर्गत राजस्थान राज्य को भी शामिल किया जाता है। अब चूंकि हुआ ये कि नर्मदा के जल को लेकर निरंतर इन राज्यों के मध्य जो है विवाद की स्थिति पैदा होती रही है। ठीक है, कि नर्मदा के जल का उपयोग मध्य प्रदेश कितना करेगा, महाराष्ट्र कितना करेगा, राजस्थान कितना करेगा, गुजरात कितना करेगा, क्योंकि इसका कोई डिसाइड तो था नहीं। तो हमेशा ये जो स्थिति थी ये विवाद की स्थिति बनी रहती थी। तो हुआ ये कि 1969 में नर्मदा जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया और गठन करने के पश्चात इस प्राधिकरण ने 1978-79 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में सबसे पहले तो नर्मदा नदी में, जो कि आपको पता है कि नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियां हैं, और ये जो नर्मदा है ये पूरा विंध्याचल, मैकाल और सतपुड़ा, इन चूंकि ये जो आप देखें ना, ये जो रीजन है पूरा का पूरा ये अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र है, तो नर्मदा नदी पर पानी जो है वो भी बहुत बहुत मात्रा में होता था। तो जो उस प्राधिकरण ने ये आकलित किया कि नर्मदा में कुल कितना जल है, कुल 28 MAF। MAF का मतलब है मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, 28 मिलियन एकड़ फीट पानी है और इस पानी का बंटवारा उन्होंने आगे आने वाले 45 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में कर दिया। तो देखें कि 28 मिलियन एकड़ फीट पानी में मध्य प्रदेश को कितना मिला, 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी। गुजरात को कितना मिला, 9 मिलियन एकड़ फीट पानी। राजस्थान को मिला 2.25 मिलियन एकड़ फीट पानी, जबकि महाराष्ट्र को मिलता है 0.50 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो अगर इनकी मात्रा देखी जाए तो सर्वाधिक मात्रा में किसको मिला, हमारे मध्य प्रदेश को लगभग 65%। मिले भी क्यों ना, हमने अभी पढ़ा कि जो नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है उस अपवाह क्षेत्र का लगभग 89.9% जो है हमारे मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो उस प्राधिकरण ने लगभग विगत 45 वर्षों के लिए, चूंकि रिपोर्ट कब आई, हमने पढ़ा रिपोर्ट आई 79 में। अब विगत 45 वर्षों में ये प्रदेश जो है नर्मदा के इतने प्रतिशत जल का प्रयोग मध्य प्रदेश करेगा। जो नर्मदा नदी में जो संपूर्ण जल है उस जल का लगभग 9 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरात प्रयोग करेगा। तो ये प्राधिकरण ने डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो 45 वर्षों के लिए किया था। तो 79 से लगभग 45 वर्ष जो होते हैं वो आपके 2024 और 2025 में पूर्ण हो जाते हैं। मतलब कि ये जो बंटवारा हुआ ये कब तक के लिए हुआ, 2024-2025 के लिए हुआ। अब ये होने के उपरांत अब नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियों के जल का दोहन करने के लिए इस नर्मदा नदी घाटी परियोजना में 29 बड़े बांध, 3 प्रकार के बांध बनाए जाने प्रस्तावित हुए और वो 3 प्रकार के बांधों में 29 बड़े थे, 135 जो बांध थे वो मध्यम बांध थे और 3000 जो है वो छोटे बांध बनाए जाने थे। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में जो है 1974 में कौन सा बांध बना, बरगी परियोजना की शुरुआत की गई। तो कहने का मतलब कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना में बनने वाला जो पहला इस परियोजना के अंतर्गत जो पहली परियोजना थी वो थी आपकी बरगी परियोजना। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब ये जो चूंकि बरगी परियोजना थी, बरगी परियोजना के चूंकि डैम होता क्या है समझे थोड़ा सा, कि अगर जैसे कि बांध क्या होता है, डैम मतलब कि पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं।
तो पानी को रोकने के लिए डैम है, डैम के पीछे जो है एक जलाशय बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बरगी परियोजना के अंतर्गत जो जलाशय का निर्माण किया गया उसका क्या नाम रखा गया, रानी अवंतीबाई लोधी सागर जलाशय रखा गया। ठीक है, तो ये जो बरगी परियोजना है, क्योंकि यहाँ पर पानी को रोका गया पहले, अब समय समय पर इसी डैम से जो है इस पानी को निकाला गया। अब चूंकि यहीं पर टरबाइन लगी हुई है इस डैम में, और इस बरगी परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया, लगभग 100 मेगावाट का। ठीक है, और सिंचाई क्षमता भी चूंकि निर्मित की गई, तो इससे लगभग 1.57 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता भी निर्मित की जानी थी। अब बाद में इसी बरगी परियोजना से डाइवर्जन भी किया गया। डाइवर्जन के दौरान जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो कटनी हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, इन जिलों तक जो है बरगी परियोजना के अंतर्गत जो है डाइवर्जन के माध्यम से सिंचित किया जाने लगा इन जिलों की भूमि को भी। फिर इसके बाद बात करते हैं, बरगी परियोजना के बाद आए तो तवा बांध के बाद यहाँ पर तवा जो डैम था उसका जो निर्माण हुआ वो 1978 में लगभग प्रारंभ हो गया। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तो कहने का मतलब तवा नदी में हमेशा पानी बना रहता था, तो एक डैम के माध्यम से इसके पानी को रोका गया और फिर समय समय पर छोड़ा जाने लगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो तवा जो है ये आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तवा नदी जो है पचमढ़ी से महादेव श्रेणी से निकलती है। और इसके बाद ये जो तवा बांध है इससे लगभग 13.5 मेगावाट, चूंकि ज्यादा यहाँ पर विद्युत उत्पादन बहुत मतलब कि ये मध्यम श्रेणी का बांध था, तो यहाँ पर 13.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2.5 लाख हेक्टेयर जो है भूमि सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद आगे बात करें तो आगे बात आती है कि आपका 23 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इंदिरा सागर बांध का जो है शिलान्यास किया गया, और इसके शिलान्यास करने के कुछ दिनों उपरांत ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इंदिरा सागर बांध बनाया कहाँ गया, ये खंडवा जिले में। खंडवा जिले में चूंकि पुनासा एक गांव है, पुनासा गांव में एक डैम बनाया गया, और वो जो जलाशय बना उसे हम पुनासा बांध या पुनासा जलाशय के नाम से भी जानते हैं। यह जो जलाशय है समझिएगा कि हमारे भारत का सबसे बड़ा जलाशय है जिसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता कितनी है, लगभग 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। कहा जाता है कि इसमें इतना पानी आता है कि जो लगभग 100 करोड़ लोगों को एक वर्ष तक पानी पेयजल की आपूर्ति ये जो जलाशय है ये कर सकता है। इसके बाद इंदिरा सागर जो डैम है इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता रखी गई ये लगभग 1000 मेगावाट रखी गई। ये जो जलाशय है ये इस जलाशय का निर्माण इसलिए भी किया गया क्योंकि ये जो आगे आने वाले आपकी परियोजनाएं हैं, जैसे आपका ओमकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, इसके बाद आपका जो गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है, इन परियोजनाओं को पानी की आपूर्ति देने के लिए कहां से मिलती है, यहीं से पुनासा डैम से ही मिलती है। तो समय समय पर चूंकि इस डैम में बहुत ज्यादा पानी है, तो इनकी विद्युत संबंधी आवश्यकता या सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी कहां से मिलता है, इनको इसी पुनासा बांध से मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इंदिरा सागर के बाद आता है आपका ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा जिले में ही बनाया गया, मंधाता के पास। ठीक है, ओमकारेश्वर इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी रखी गई, लगभग 520 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद ओमकारेश्वर के बाद देखें तो महेश्वर है, जो कि मंडलेश्वर के निकट स्थापित किया गया महेश्वर, और ये किस जिले में है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी रखी गई, लगभग 400 मेगावाट। इसके बाद बात करें तो ये तो थे हमारे बड़े बड़े बांध। इसके बाद आते हैं आपकी जैसे कि मान हो गया, मान परियोजना, जोबट परियोजना हो गई, ये जो है ये लघु परियोजना, मतलब कि ये छोटे बांधों के अंतर्गत आते हैं। अब जो मान परियोजना है, मान परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की ये नर्मदा की जो है सहायक नदी है, तो धार जिले में मान परियोजना स्थापित की गई। इसके बाद जोबट परियोजना, ये भी है तो धार जिले में, लेकिन जो जोबट जो बांध बनाया गया, डैम बनाया गया,
वो अलीराजपुर में बनाया गया। ठीक है, किस नदी पर है? हथनी नदी पर, ये याद रखिएगा। ये जो है परियोजना ये मान नदी पर ही है, लेकिन जोबट परियोजना किस नदी पर है? हथनी नदी पर। हमने पढ़ा है कि हथनी भी नर्मदा की सहायक नदी है। लेकिन इस जोबट परियोजना को, चूंकि ये कहां पर है? अलीराजपुर में, और अलीराजपुर में जन्म हुआ था किसका? चंद्रशेखर आजाद का। इसलिए इस परियोजना को, जोबट परियोजना को हम चंद्रशेखर आजाद परियोजना के भी नाम से जानते हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जोबट परियोजना किस नदी पर है? तो हथनी नदी पर। कहां है? अलीराजपुर में है। अन्य नाम क्या है उसका? तो चंद्रशेखर आजाद परियोजना। इसके बाद बात करें तो एक प्रमुख परियोजना काउंट की जाती है सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार सरोवर आपको पता है कि ये कहां पर है? गुजरात में। अब चूंकि सरदार सरोवर जो परियोजना है, वैसे कहा जाए तो इसकी सर्वप्रथम कल्पना की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में। ठीक है, लेकिन कालांतर में इसका शिलान्यास किया गया हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में। लेकिन लगातार इस बांध की जो डैम की जो ऊंचाई के कारण ये हमेशा विवादों में घिरा रहा। लेकिन बात आती है लगभग 1985 की समथिंग, जब नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई बाबा आमटे और मेधा पाटेकर के द्वारा। चूंकि ये जो डैम, सरदार सरोवर डैम था, इस बांध की ऊंचाई इतनी अधिक रखी गई थी कि इसके पीछे का जो जलाशय है, उस जलाशय के अंतर्गत लगभग बहुत सारे गांव जो है डूब क्षेत्र में आ चुके थे, और विस्थापितों की समस्या भी उस समय पर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी थी, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस डैम की ऊंचाई जो थी वो एक मुद्दा बन चुकी थी। तो मेधा पाटेकर व बाबा आमटे के द्वारा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को काफी जो है मुद्दा बनाया गया, और विश्व बैंक, यहां तक कि विश्व बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग को भी रोकने का प्रयास किया गया था, और विश्व बैंक ने इसकी फंडिंग को भी रोक दिया था। इस अभियान के द्वारा बड़े बड़े लोग जैसे कि आमिर खान हो गए तक इस नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी 1987 में इसका काम जो है प्रारंभ हुआ, और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 17 सितंबर 2017 को इसका काम पूरा हुआ, और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया। 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस होता है, तो 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध का काम जो है पूर्ण हुआ। और इसकी जो कुल हाइट हम कहते हैं, इस डैम की ऊंचाई कितनी है? तो वैसे इसकी ऊंचाई कितनी है? 138.68 मीटर। लेकिन अगर इसके फाउंडेशन, इसके बेस से अगर इसकी ऊंचाई को देखा जाए तो लगभग 163 मीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे आपने देखा था कि एक वर्ष पहले, अभी हमारे विगत वर्ष में हमारे मध्य प्रदेश में बहुत वर्षा हुई। ठीक है, और बहुत वर्षा होने के क्रम में हुआ क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जलाशय क्या हो गए? फुल हो गए थे। अब यहां से पानी, इनके गेट खोले गए, तो पानी कहां जाएगा? यहां भरेगा ना। सरदार सरोवर चूंकि बहुत ऊंचा है, तो पानी जो है इन क्षेत्रों में भर गया। अब जो भरने के कारण वहां के जो लोकल जो गांव वाले थे, वो सारे के सारे गांव जो है डूब गए। लेकिन गुजरात सरकार का मानना था कि चूंकि मोदी का जन्म दिवस करीब आने वाला था, तो इस सरदार सरोवर डैम को वो अपनी क्षमता तक भरना चाह रहे थे, है ना, कि उनका जब तक जन्मदिन आएगा तो हम इसके गेट नहीं खोलेंगे, इसकी क्षमता तक भरेंगे। तो भरने के क्रम में होगा क्या? लेकिन हुआ क्या कि क्षमता तक तो भर दिया, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा जलाशय था, वो अनेक गांव जो है उसमें डूब गए। तो इसलिए इसकी जो ऊंचाई है सरदार सरोवर डैम की, वो लगातार जो है एक चर्चा का विषय बनी हुई है वर्तमान समय में भी। तो ये थी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये नर्मदा घाटी नदी घाटी परियोजना, और ये लगभग यहीं पर पूर्ण होती है। अगर मैं और ओवरऑल बात करूं तो इस नदी घाटी परियोजना की लगभग जो सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है वो 27.55 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जो कुल विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है वो 3400 मेगावाट रखा गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे बनता ये है कि पूछ सकता है कि इंदिरा सागर जो है तो वो किस जिले में है, या ओंकारेश्वर, महेश्वर, ये जोबट के बारे में जो मैंने बताया था आपको वो इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ये क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में पूछता है
तो निश्चित तौर पर आपको इसी प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बारे में विस्तार से आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 6 मार्कर में तो नहीं, लेकिन 15 मार्कर या आगे आने वाले एग्जामों में 11 मार्कर में पूछे जाने की संभावना निरंतर बनी होती है। तो ठीक है, अब ये हो गया आपका नर्मदा। अब इसके बाद हम करेंगे बाण सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित है। अब हम देखते हैं बाण सागर परियोजना को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो आप ये मैप देखें, तो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो आप मैप देख करके समझ सकते हैं कि ये जो कि नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, मतलब कि उद्गम होता है इस नदी का। और अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में होता है, फिर इसके बाद ये शहडोल और आपका उमरिया होते हुए ये सीधी होते हुए और फिर पटना में जो है तो सोन नदी से मिलती है। तो ये नदी कौन सी हो गई आपकी? सोन नदी। तो बाण सागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर निर्मित है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तो यह जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि ये जो सोन नदी है हमने देखा है कि ये मध्य प्रदेश के बाद ये उत्तर प्रदेश में निकल बहती है और उत्तर प्रदेश के बाद ये जाकर के पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह जो परियोजना है ये 3 राज्यों की परियोजना है। ठीक है, अब बात करें कि इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, तो इस परियोजना का जो प्रारंभ हुआ वो 1978 में हुआ। किसने किया? तो बात करें तात्कालिक हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई ने 1978 में बाण सागर परियोजना का प्रारंभ किया और यह इस परियोजना का जो कार्य संपूर्ण कब हुआ, तो कहने का मतलब इस परियोजना का जो लोकार्पण हुआ वो वर्ष 2006 में भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री जो अब नहीं है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहां पर समझना यह है कि ऐसा नहीं कि प्रारंभ का मतलब कि यह परियोजना ने काम करना चालू कर दिया। प्रारंभ का मतलब यह है कि इस परियोजना की नींव कब पड़ी, मतलब इस परियोजना पर काम कब से चालू हुआ, तो कब से हुआ 1978 से, और ये पूर्ण कब हुई? पूर्ण हुई आपकी 2006 में। इसके बाद मैं बात करूं तो जो कि ये जो बाण सागर परियोजना थी, इस बाण सागर परियोजना में 3 राज्यों की यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई और इस परियोजना का जो कुल लागत है, बाण सागर परियोजना का कुल लागत और जो जल उपयोग करने का जो बंटवारा किया गया वो 2:1:1 में किया गया। मतलब कि इस परियोजना का कुल लागत मध्य प्रदेश कितना वहन करेगा? कुल लागत का जो 2 अनुपात। ठीक है, मतलब कि जो कुल लागत है, जो कुल जो सोन नदी के जल का उपयोग है और इसमें जो कुल विद्युत बनेगी उसका मध्य प्रदेश कितना वहन करेगा, उपयोग करेगा? 50%। इसके बाद यूपी जो है 25% और बिहार आपका 25%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करूं तो चूंकि हमने बात करी कि इस परियोजना का नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश को बनाया गया, इसी दौरान मध्य प्रदेश के जो शहडोल जिला है, शहडोल जिले में देवलोन नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना निर्मित की गई। अब इस परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी कृषि भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया, तो वो था आपका 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर। और इसी परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया, तो लगभग 10 अलग अलग इकाई स्थापित की गई। उन 10 अलग अलग इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता भी अलग अलग रखी गई, लेकिन कुल कितनी की बात करूं मैं तो वो है आपका 425 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात करी थी जब हमने सोन नदी के बारे में पढ़ा था कि सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में हम रिहंद को पढ़ते हैं, हम जोहिला को पढ़ते हैं, हम गोपत को, कुन्हड़ आदि नदियों को पढ़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि सोन नदी की ही सहायक नदी रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जैसे आपका ये सीधी सिंगरौली का एरिया है, इसके बाद से यूपी का सोनभद्र जिला जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसी सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत जो है सागर बनाया गया। अब ये गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर रिहंद नदी पर जो है सोनभद्र में ये डैम जो है निर्मित किया गया। अब मैं कुछ बात कर लेता हूं आपसे कि ये जो बाण सागर परियोजना है, इस बाण सागर परियोजना के अंतर्गत आने वाले और कौन कौन से छोटे छोटे बांध जो है बनाए गए, उनमें से आपका बकेली बांध है, झिन्ना बांध है,
कदबारी बांध है, अनबार बांध है और भीतरी बांध है। तो इन बांधों के नाम थोड़ा सा आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी बाणसागर परियोजना। इसमें इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इसकी सिंचाई क्षमता, इसकी विद्युत क्षमता, कब प्रारंभ हुआ, कब इसका लोकार्पण हुआ, ये कुछ बातें आपको याद रखना है। और नोडल एजेंसी ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्री में आपका ये पूछा जाता है कि बाणसागर परियोजना कहाँ निर्मित है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका बाणसागर परियोजना। तो दोस्तों थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए बाणसागर परियोजना का प्रारंभ तो 1978 में ही हुआ, और इसी बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बाणसागर नहर परियोजना का भी शुभारंभ जो है, प्रारंभ जो है वो 1978 से ही किया गया। ठीक है, लेकिन ये अभी जो है बन करके तैयार हुई। अगर मैं बात करूं कि इस परियोजना के अंतर्गत जो नहर परियोजना क्रियान्वित की गई, उसके अंतर्गत कौन कौन सी नहर बनाई गई, तो उनमें आपका सिंघावल नहर आता है, क्योटी नहर आता है, पुरवा नहर है, और त्योंधर नहर है, मऊगंज नहर है। तो इस प्रकार की नहर जो है इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित की गई, और इन नहरों के माध्यम से मध्य प्रदेश के शहडोल, कटनी, रीवा, सतना, आपका सीधी, इन जिलों पर जो है तो सिंचाई सुविधा अब की जाने लगी है। इसके बाद बात करूं, जब ये नहर परियोजना बनकर के तैयार हुई तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2018 को इस नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए, तो अब हम देखते हैं भांडेर परियोजना, माता टीला, लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना को। अब ये जितनी भी परियोजनाओं के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ये सारी की सारी परियोजनाएं जो हैं वो बेतवा नदी पर संचालित हो रही हैं। अब बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में थोड़ा सा। तो हम पढ़ चुके हैं कि बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो गौहरगंज या कुमरागांव, रायसेन जिले से होता है, और इसका जो प्रवाह है वो रायसेन, भोपाल और विदिशा होते हुए ये झांसी में प्रवेश करती, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसके बाद ये हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में ही यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है, और उन परियोजनाओं के से कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता और कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। अब बात करते हैं, जो कि ये जो परियोजनाएं हैं ये सारी परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, और इन सारी परियोजनाओं के संचालन के लिए बेतवा नदी बोर्ड के द्वारा ये सारी परियोजनाएं संचालित होती हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पहली परियोजना जो है बेतवा नदी पर निर्मित है वो है आपकी हलाली परियोजना। ठीक है, इसको याद रखना है, हलाली परियोजना। इसी परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के, ठीक है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की है हलाली परियोजना, और मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिलों की लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि बेतवा नदी अब प्रवेश कर चुकी है आपके उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आपका एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है माता टीला बांध। ठीक है, और माता टीला बांध में 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं विद्युत उत्पादन के लिए, जो कि 10-10 मेगावाट की प्रत्येक इकाई है। तो कहने का मतलब है कि लगभग 30 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन है वो माता टीला बांध से किया जाता है। इसके बाद आपका फिर दूसरा जो बांध है वो लगभग ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, जिसका नाम है आपका राजघाट। ठीक है, तो ये राजघाट परियोजना के नाम से संचालित है, और ये आपका माता टीला परियोजना के नाम से बेतवा नदी पर ही संचालित है। अब राजघाट की खास बात क्या है कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 15 मेगावाट की 3 इकाइयां जो है स्थापित की गई हैं, और राजघाट परियोजना से कुल अगर विद्युत उत्पादन की मैं बात करूं तो वो है आपकी 45 मेगावाट। ठीक है, 15 इंटू 3 या 3 इंटू 15, 3 इकाइयां, और हर इकाई से 15-15 मेगावाट। अब बात करूं कि इन दोनों परियोजनाओं के बीच में एक जलाशय बनाया गया जिसका नाम है आपका लक्ष्मीबाई जलाशय। तो संयुक्त रूप से ये संपूर्ण परियोजनाओं को हम माता टीला, लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना के नाम से जानते हैं। बेतवा नदी पर ही एक और नहर निकाली गई है, और उस नहर के आधार पर उसका नाम जो है भांडेर परियोजना रखा गया है।
ठीक है, तो ये भांडेर परियोजना भी कहाँ है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है नहर, जो कि लेकिन इससे सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के भी जिलों में की जाती है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों बांध के परियोजनाओं के मध्य में ये जो है आपका, ये आपकी भांडेर नहर है। इस भांडेर नहर से मध्य प्रदेश के गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर है, इसके बाद दतिया है, भिंड, मुरैना, इन जिलों पर जो है तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही भांडेर नहर से ही उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर है आपका, हमीरपुर आदि जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर मैं इस संपूर्ण परियोजना की बात करूं तो इस संपूर्ण परियोजना से लगभग 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इस संपूर्ण परियोजना के द्वारा जो विद्युत उत्पादन का कुल लक्ष्य है वो आपका 75 मेगावाट रखा गया है। ठीक है, तो ये तो था आपका बेतवा नदी पर स्थित परियोजनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में केन बेतवा लिंक परियोजना की। तो केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे भारत की नदी जोड़ो परियोजना का ही एक हिस्सा है। तो मैं थोड़ा सा बात करता हूं यहाँ पर कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके इतिहास के बारे में, फिर ये नदी जोड़ो परियोजना क्यों स्टार्ट की गई, क्यों शुरू की गई, और उसके बाद हम बात करते हैं केन बेतवा के संदर्भ में। तो दोस्तों, तो जो नदी जोड़ो परियोजना का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था सर आर्थर थॉमस कॉटन। इन्होंने पहली बार 1956 में नदी जोड़ो परियोजनाओं के लाभ के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद हमारे भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उन्होंने 1982 में नदी जोड़ो परियोजनाओं के विकास के लिए एक NWDA का गठन किया। NWDA का मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस अधिकरण ने ही जाकर के फिर भारत में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाओं की शुरुआत की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में उन्होंने कुल 30 लिंक परियोजनाओं को बनाने का प्रस्ताव दिया। 30 लिंक का मतलब है कि एक नदी और दूसरी नदी के बीच में जो लिंक बनेगी वह एक लिंक कहलाएगी। तो इस प्रकार के 30 लिंक बनाने का प्रस्ताव दिया। और ये जो 30 लिंक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है कि हमारे भारत में एक हिमालयन नदियों को हम काउंट करते हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम शामिल करते हैं। तो उन्होंने यह बताया कि जो हिमालयन रिवर है, चूंकि वो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, तो हिमालयन नदियों को जोड़ने के लिए आपस में कुल कितने लिंक बनाए जाने चाहिए? 14, ठीक है, 14। और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के लिए उनके मध्य जो है तो 16 लिंक बनाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से 14 और 16 टोटल हो गए आपके 30 लिंक बनाए जाने चाहिए। उसी में हमारा जो ये पहला है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, तो अब चूंकि केन बेतवा लिंक जो परियोजना है वो हिमालयन नदियों में शामिल ना करते हुए इसको किसमें शामिल किया गया है? प्रायद्वीपीय नदियों के लिंक में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केन बेतवा के बारे में। तो दोस्तों, ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, या हम ये कहें कि यह जो परियोजना है यह भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना भी है, क्योंकि यह इसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों में जो है तो दोनों में की जो नदियां हैं इन नदियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। अब मैं बात करता हूं केन और बेतवा के बारे में, क्योंकि ये जो लिंक है ये केन और बेतवा। तो यहां पर आपको समझना ये है कि ये नदी जोड़ो परियोजनाएं क्यों शुरू की गई। तो चूंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों, है ना। चूंकि आपको पता है कि इन नदियों में जो अधिशेष जल होता है, जो सरप्लस वाटर होता है, ये अंततः क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है और ये जाकर समुद्र में मिल जाता है। हम इसका कुछ उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस जल को, इस अधिशेष जल का उपयोग करने के लिए हमने ये नदी जोड़ो परियोजनाओं को संचालित किया। तो इस अधिशेष जल के माध्यम से आप जो है सिंचाई क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही बाढ़ व सूखा नियंत्रण भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मत्स्य पालन हो गया और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन, तो ये काफी सारी चीजें, पेयजल की व्यवस्था, तो ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। हालांकि इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे मैं बात करूं तो जो पर्यावरण असंतुलन है, वित्तीय भार है, और साथ ही आपके पुनर्वास की जो समस्या है वो भी इन नदी जोड़ो परियोजनाओं के अंतर्गत जो है आती है। लेकिन चूंकि इसके लाभ को देखते हुए इन परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया।
तो अब केन बेतवा, चूंकि आपको पता है बेतवा नदी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। वहीं मैं दूसरी नदी की बात करूं आपकी केन नदी, तो केन नदी के बारे में पढ़ा था हमने कि यह कैमूर श्रेणी में के अंतर्गत कटनी से प्रवाहित होती हुई और छतरपुर पन्ना जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश में निकल जाती है और ये भी अंततः यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि किस नदी के अधिशेष जल को किस नदी में छोड़ना है, मतलब कि हम मोस्टली पानी जिस नदी में ज्यादा होगा उसके पानी को हमें उस नदी में लेकर जाना है जहां पर पानी कम होगा। ठीक है, तो ध्यान ये देना है हम आपको कि केन नदी के जल को हमें किस नदी में डालना है, बेतवा नदी में। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या कौन कौन से प्रयास किए गए, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो केन नदी है, केन नदी चूंकि छतरपुर से भी प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर छतरपुर जिले में एक दोधन बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, अब इस दोधन बांध के निर्माण के क्रम में अब जो पानी इकट्ठा होगा वो लगभग पन्ना जिले में भी आता है। तो जब ये परियोजना या लिंक परियोजना की शुरुआत की गई, तो चूंकि इसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व के भी का क्षेत्र शामिल किया जाना था, तो प्रारंभ में यह जो था एक चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन बाद में जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के उपरांत जो है ये काम जो है प्रारंभ हुआ। तो देखना यह है कि छतरपुर में आपका कौन सा बांध बना, दोधन बांध बनाया गया, ताकि केन नदी के अधिशेष जल को यहां पर रोका जाए और यहां से फिर एक नहर निकाली गई जो लगभग 221 किलोमीटर लंबी है और इस नहर के माध्यम से केन नदी के जल को किस नदी में जोड़ा गया, बेतवा नदी पर। ठीक है, इसके बाद यहां पर भी एक जलाशय बनाया गया, क्योंकि पानी को आपको इकट्ठा करने के लिए एक जलाशय की जरूरत तो है, तो एक जलाशय बनाया गया और उस जलाशय का नाम क्या रखा गया, बरुआ सागर जलाशय। ठीक है, तो केन नदी का पानी जो है इस 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से कहां इकट्ठा होगा, बरुआ सागर जलाशय में। और फिर जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़ेंगी, पानी का उपयोग जैसे आपको करना है, तो यहां पर फिर एक डैम बना दिया गया जिसका नाम रखा गया परीक्षा डैम। ठीक है, तो बाद में इस परीक्षा डैम के माध्यम से आपके फिर राजघाट परियोजनाओं को भी पानी की उपलब्धता होगी। तो इस प्रकार से ये जो लिंक परियोजना है इस पर काम अभी वर्ष 2005 से प्रारंभ किया गया है और आपको लगभग समझ में आ रहा होगा कि केन नदी के जल को हमने बेतवा नदी में शिफ्ट किया। अब बात आती है कि इस केन और बेतवा नदी की कौन कौन से लाभ होंगे। तो चूंकि देखिए हमने बात की थी प्रारंभ में कि यह जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल होंगे, आपका पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, अब आप निवाड़ी को भी शामिल कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के ये जिले लाभान्वित होंगे इस लिंक परियोजना के माध्यम से। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे। तो कुल मिला के इन जिलों को आपको याद रखना है। तो अब मैं बात करूं कि इस परियोजना से लगभग 6.48 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित की जाएगी, किन जिलों की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इन जिलों में। साथ ही इन जिलों में की रहने वाली जो जनता है उन लगभग 13 लाख जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति भी करना है। क्योंकि आपको पता है ये जो रीजन है ये हमारे बुंदेलखंड का रीजन है पूरा, और यहाँ पर पानी चूंकि जो है तो कम वर्षा का क्षेत्र भी है, सूखा ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए जो है तो इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा और पेयजल की उपलब्धता इस लिंक परियोजना के माध्यम से की जा सकेगी। और मैं बात करूं जो तीसरा इस परियोजना से लाभ होगा, इस परियोजना से कुल लगभग 78 मेगावाट मतलब 78 मेगावाट विद्युत जो है उत्पन्न या पैदा की जाएगी। तो ये अभी लक्ष्य रखा गया है, अभी इतना उत्पादन तो नहीं हो रहा है, तो लगभग दोधन बांध और आपका परीक्षा बांध के माध्यम से जो है 78 मेगावाट विद्युत पैदा की जाएगी। तो ये है दोस्तों आपका केन बेतवा लिंक परियोजना। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश का मैप बना दिया है व्हाइट बोर्ड पे, और पर्टिकुलर जिस जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है मैंने इसी बोर्ड पे उनके नाम भी लिख दिए हैं, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख पाए। क्योंकि ये जो तथ्य है हमने अभी तक जो बात की थी, जैसे कि हमने चंबल नदी घाटी परियोजना की बात की, नर्मदा की बात की, बेतवा की बात की, बाढ़ सागर परियोजना की बात की, तो ये सब जो उसमें फैक्ट जो थे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं,
लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन बातों को हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर जो कि ये ऐसा है कि परियोजनाएं तो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इनकी सदैव हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब मैं एक एक करके थोड़ा बहुत जो भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में उनकी बात करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम अलीराजपुर से। तो अलीराजपुर में एक जोबट परियोजना है। जोबट परियोजना के बारे में, अब चूंकि ये जो जोबट परियोजना है ये मध्य प्रदेश में निर्मित है, अलीराजपुर जिले में। और ये किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों जोबट परियोजना? तो ये है हथनी नदी पर। ठीक है, हथनी नदी जो नर्मदा की सहायक नदी भी है। इसके बाद जोबट परियोजना को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से, क्योंकि अलीराजपुर में ही चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अतः उन्हीं के नाम पर जोबट परियोजना का नाम चंद्रशेखर आजाद परियोजना रख दिया गया। इसके बाद में बात करूं आपकी धार जिले में, तो धार जिले में एक माही नदी पर निर्मित है माही परियोजना, और मान नदी पर निर्मित है आपकी मान परियोजना। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि माही और मान परियोजना किस जिले में संचालित है, तो वो है आपका धार जिला। इसके बाद आपका आता है इंदौर। इंदौर में एक चोरल नदी पर निर्मित है आपकी चोरल परियोजना। और दोस्तों इसकी जो सबसे खास विशेषता है वो है कि यह मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। अंतरघाटी का मतलब है कि दो घाटियों के मध्य में जो निर्मित परियोजना है वो कौन सी है? आपकी चोरल परियोजना। तो ये आपको याद रखना है, चोरल नदी पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं खरगोन में। तो खरगोन में आपका साटक परियोजना है, देजला देवड़ा, ये दो मुख्य परियोजनाएं हैं आपके खरगोन जिले में। साथ ही हमने महेश्वर परियोजना के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हमने नर्मदा घाटी परियोजना पढ़ रहे थे हम। इसके मैं बात करता हूँ खंडवा जिले में। तो खंडवा जिले में आपका सुक्ता परियोजना, साथ ही साथ महेश्वर और इंदिरा सागर परियोजना, इन परियोजनाओं के बारे में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर जो तथ्य है वो सुक्ता परियोजना को भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करूं मैं तो सीहोर जिले में, सीहोर में कोलार परियोजना संचालित है। कोलार जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। होशंगाबाद में तवा परियोजना है, उसके बारे में भी बात की थी हमने कि तवा आपकी मध्य प्रदेश की में नर्मदा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो होशंगाबाद में तवा परियोजना संचालित है। इसके बाद बैतूल की बात, बैतूल में पारस डोस परियोजना संचालित है बैतूल जिले में। फिर बात करते हैं आपकी छिंदवाड़ा जिला में पेंच और रेवा। पेंच जो है पेंच नदी पर, और रेवा नदी पर, ये दोनों परियोजनाएं संचालित हैं। इसके बाद सिवनी जिला, सिवनी में वेनगंगा नदी पर संचालित है। क्योंकि वेनगंगा में एक जो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई करती है उसे हम अपर वेनगंगा नाम देते हैं, और जो महाराष्ट्र में सिंचाई करती है उसे लोअर वेनगंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सिवनी जिला में अपर वेनगंगा परियोजना संचालित है। इसी परियोजना का एक अन्य नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, संजय गांधी परियोजना। ठीक है, अब इस परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है वो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये आपको तथ्य फैक्ट याद रखना है। ठीक है, कि संजय गांधी अपर वेनगंगा का ही दूसरा नाम है, और इसमें जो डैम बनाया गया है वो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। इसके बाद आते हैं बालाघाट जिले में। तो यहाँ पर बावनथड़ी जो कि आपकी वेनगंगा की सहायक नदी बावनथड़ी पर बावनथड़ी परियोजना, और इसका जो दूसरा नाम मिलता है हमें वो राजीव गांधी सागर परियोजना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो हमेशा हम इन दोनों नामों में हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है संजय गांधी मतलब वेनगंगा और राजीव गांधी बावनथड़ी। ठीक है, इसके बाद रायसेन जिले में आइए। तो रायसेन जिले में आपका रायसेन में बारना है, और इसके बाद हलाली परियोजना के बारे में हमने बेतवा नदी में पढ़ा था कि हलाली बेतवा नदी में स्थित एक परियोजना है, और इस परियोजना का जो एक अन्य नाम मिलता है हमें वो है सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, और बारना जो है ये भी बारना नदी पर निर्मित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसके बाद आते हैं जबलपुर में हमने पढ़ा था बरगी परियोजना के अंतर्गत जो जलाशय निर्मित किया गया है उसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर
जलाशय कहा जाता है। तो इस परियोजना को बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के भी नाम से हम इसको जानते हैं। फिर आइए मंडला में, तो मंडला में मटियारी नदी पर आपकी मटियारी परियोजना है। उसी प्रकार हेलोन और थावर परियोजनाएं संचालित है आपके मंडला जिले में। तो दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट है, थावर परियोजना पूछा जाता है और इधर पूछा जाता है आपसे सुक्ता या साटक धिजला देवड़ा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको याद में रखना है। ठीक है, मटियारी, हेलोन और थावर परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में संचालित परियोजनाएं हैं। इसके बाद डिंडोरी की बात करें तो यहाँ पे बिलगांव परियोजना है, ये भी डिंडोरी जिले में संचालित है। और फिर आते हैं अपन राजगढ़ जिले में, राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है। ये एक सिंचाई परियोजना है जो कि वर्तमान में ये भी कुछ समाचार पत्रों में थी। वर्ष 2018 में जो कि इसका जो उद्घाटन हुआ था वो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा किया गया था राजगढ़ में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में संचालित है, तो वो है आपकी राजगढ़ जिला। इसके बाद बात करें शिवपुरी जिले में, तो यहाँ पर मोहनी सागर मणिखेड़ा परियोजनाएं संचालित है। और इसी मणिखेड़ा परियोजना का जो दूसरा नाम मिलता है हमें, वो है आपका अटल सागर परियोजना। ठीक है, इसके बाद दतिया में, दतिया जिले में भांडेर परियोजना, ये भी बेतवा नदी पर स्थित परियोजना है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं छतरपुर में, अब छतरपुर में जो कि प्रवाहित होती है आपकी केन नदी, तो मोस्टली केन और उसकी सहायक नदियों में ही ये परियोजनाएं निर्मित हैं। जैसे ग्रेटर गंगाऊ, ये भी केन नदी पर निर्मित परियोजना है। उर्मिल जो है, उर्मिल नदी पर निर्मित परियोजना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, और जो केन की सहायक नदी है। इसके बाद नरगवा परियोजना और सिंहपुर बैराज परियोजना, ये जितनी भी परियोजनाएं हैं ये आपकी या तो केन नदी में या केन की सहायक नदी में स्थित है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। फिर बात करते हैं हम सतना जिले में, सतना जिले में टोन्स परियोजना, टोन्स परियोजना के अंतर्गत टोन्स नदी में विद्युत उत्पादन करने के लिए ये परियोजनाएं जो है संचालित हो रही है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और फिर है आपका मध्य प्रदेश का सीधी जिला, तो ये है आपका गुलाब सागर परियोजना के नाम से संचालित है। तो लगभग ये सारी परियोजनाएं आपको ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं जिन परियोजनाओं की बनी रहती है हमेशा, उनके बारे में मैंने एक मैप के माध्यम से आपको बता दिया, ताकि अगर कभी जैसे ऐसा है ना कि अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे साटक धिजला देवड़ा, तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा मध्य प्रदेश के पश्चिम ओर ही ढूंढेगा कि ये इस कहीं पर तो थी। तो आपको मैप के माध्यम से कोशिश करें कि हर चीजों को याद करने की या अपने बनाने की, जिससे कि आपका जो माइंड सेटअप है वो उस दिशा में काम करे। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं, सबसे तथ्य जो आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम अन्य नामों से भी जानते हैं, उन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि आपकी हो गई जोबट परियोजना जो कि अलीराजपुर में है, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपकी खंडवा में सुक्ता परियोजना, जिसे हम भगवंत सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका सिवनी में अपर वेनगंगा, जिसे हम संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। फिर है आपका बालाघाट में बावनथड़ी परियोजना, जिसे हम राजीव गांधी सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है जबलपुर में बरगी परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से। और है आपका हलाली परियोजना रायसेन में, जिसे हम सम्राट अशोक सागर के नाम से जानते हैं। और फिर है आपका मणिखेड़ा परियोजना, जिसे हम अटल सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपको थोड़ा सा याद में रखना है, क्योंकि इनके दूसरे नाम भी हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नदी का टॉपिक था, मध्य प्रदेश में नदियां, हमने नदी पढ़ी और उन्हीं नदियों में संचालित बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।